नंबर 14, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी के एक्ट के पारित होने की परिस्थितियां 1919 ईस्वी के मांट फोर्ड अधिनियम के पारित होने के बाद से ही बनने लगी थीं, क्योंकि 1919 के अधिनियम को जांच के बाद अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशापूर्ण बताया गया तथा 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम था। यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थीं, किंतु इसमें प्रस्तावना का अभाव था। अंततः 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया। 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थिति का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन किया जाए। यह प्रक्रिया 1927 ईस्वी में प्रारंभ की गई और साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व इसमें साइमन आयोग रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न 3 गोलमेज सम्मेलन तथा अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, इन सभी दस्तावेजों का सहयोग लिया गया और यही 1935 के अधिनियम के मुख्य आधार बने। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। नंबर 1, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से मिलकर बनना था। समाप्त ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए उनकी इच्छा पर निर्भर था। संघ का निर्माण तभी होता जबकि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली देशी रियासतें भी संघ में शामिल हों। देशी रियासतों की निर्धारित संख्या ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह अधिनियम प्रस्तावित भारतीय संघ योजना को क्रियान्वित नहीं कर सका। नंबर 2, 1935 के भारतीय अधिनियम ने द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया, जबकि विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया। नंबर 1, संघीय सूची, इसके अंतर्गत 59 विषय थे। नंबर 2, प्रांतीय सूची, इसमें 54 विषय थे। नंबर 3, समवर्ती सूची, इसमें 36 विषय थे। नंबर 3, संघीय सूची को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1, आरक्षित, नंबर 2, हस्तांतरित। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले मात्र ईसाई धर्म से तथा कबायली क्षेत्र आरक्षित विषय थे, जबकि मुद्रा, डाकतार, रेल, रेडियो, वायरलेस आदि हस्तांतरित विषय थे। नंबर 4, संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे। नंबर 1, संघीय विधानसभा, यह निम्न सदन था। इसकी सदस्य संख्या 375 थी, जबकि इसमें से 125 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। नंबर 2, संघीय सभा, यह उच्च सदन था। इसमें सदस्यों की संख्या 260 थी, जिसमें 104 स्थान देशी रियासतों के लिए थे। नंबर 5, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। नंबर 6, प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाकर हरिजनों तक विस्तृत किया गया। नंबर 7, इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। नंबर 8, इसी अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नंबर 9, कुछ प्रांतों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं बिहार। नंबर 10, इस अधिनियम के तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम में बहुतायत अच्छाइयों के बाद भी बहुत सारे दोष विद्यमान थे, जैसे वायसराय भारत में किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था, जिससे जनप्रतिनिधियों के प्रभावी होने की संभावनाएं खत्म हो गईं। इसलिए भारतीय नेताओं ने इसके विषय में तरह तरह के मत दिए। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी और मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप में जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला कहा, जबकि राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन प्रणाली से भी बुरा कहा। इसके अलावा जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ बताया और नेहरू ने इसे दास्ता का नया चार्टर कहा।